भारत की एक ऐसी रानी जो एक उत्कृष्ट योद्धा थी और उसने मोहम्मद घोरी जैसे क्रूर लुटेरे को युद्ध में हराया था। और इस तरह हराया था कि मोहम्मद घोरी ने वापस कभी रानी के राज्य की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। चलिए जानते हैं भारत का एक ऐसा इतिहास जो हमें कभी सिखाया नहीं गया। इस रानी का और सोमनाथ के मंदिर का कुछ संबंध है, इसीलिए रानी के बारे में समझने के पहले हमें सोमनाथ के मंदिर के बारे में कुछ जानना चाहिए। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन यह मंदिर कब बना था इसके बारे में कोई भी हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला मंदिर 2000 सालों पहले बना था और फिर 649 एडी में राजा मैत्री ने इसे रिनोवेट किया था और फिर 725 एडी में सिंध के शासक ने इस मंदिर पे आक्रमण किया था और उसे तोड़ डाला था और मंदिर की संपत्ति को लूट लिया था। फिर 815 एडी में प्रतिष्ठा के राजा नागभट्ट द्वितीय ने इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया था। फिर 11th सेंचुरी में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर पे आक्रमण किया और मंदिर को पूरी तरह से तोड़ डाला था और मंदिर की जितनी भी संपत्ति थी उस सबको लूट लिया था। इस आक्रमण में मोहम्मद गजनी ने 25,000 लोगों को मार दिया था। 1026 में जब गजनी ने आक्रमण किया था तब वहाँ के सोलंकी राजा थे भीमदेव और उन्होंने गजनी को रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन गजनी दूसरे मार्ग से निकलने में सफल हो गया था। फिर राजा भीमदेव ने इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया था और इसी राजघराने की रानी थी नायकी देवी। नायकी देवी कदंबा यानी कि अभी के गोवा के राजा महामंडलेश्वर की पुत्री थी और नायकी देवी घोड़सवारी, धनुर्विद्या और शस्त्र चलाने में पारंगत थी और इनका विवाह हुआ था तब के सोलंकी राजा अजयपाल के साथ। राजा अजयपाल की मृत्यु कम आयु में हुई थी। उन्होंने बस 4 वर्ष ही राज्य संभाला था और उनकी मृत्यु के बाद उनके और नायकी देवी के बेटे मूल राजा द्वितीय को राजा बना दिया गया था, लेकिन वो तब एक छोटे बच्चे थे। तब नायकी देवी ने अपने राज्य का शासन अपने हाथों में लिया था। अफगानिस्तान के मोहम्मद घोरी को जब ये समझता है कि सोलंकी राज्य पे एक छोटा बच्चा और उसकी माँ राज कर रहे हैं, उसे ये बहुत ही आसान जंग लगती है और मोहम्मद गजनी के जैसे ही वो सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण करके उसे लूटना चाहता है और गुजरात पे आक्रमण करने के लिए वो एक आसान सीधा रास्ता चुनता है। वो सबसे पहले 1175 में मुल्तान को काबिज कर लेता है। फिर वो आगे बढ़ता है पंजाब के ऊँच से जो पाकिस्तान का हिस्सा है और वो राजस्थान के नडोला से आगे बढ़ते हुए किराड़ू के सुंदर मंदिरों को भी तोड़ देता है और वहाँ की संपत्ति भी लूट लेता है। मोहम्मद घोरी को आक्रमण करना होता है गुजरात की राजधानी अनहालीपतका पे। रानी नायकी देवी के पास बहुत ही कम सेना होती है और इसीलिए मोहम्मद घोरी को रानी पे विजय पाना काफ़ी आसान लगता है, क्योंकि मोहम्मद घोरी एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण कर रहा होता है। जब इस आक्रमण की खबर रानी नायकी देवी को लगती है तो सबसे पहले अपने बाजू के सभी राज्यों से युद्ध के लिए मदद मांगती है। रानी नायकी देवी का इस युद्ध के पीछे और एक कारण था, वो था मोहम्मद गजनी, जो मोहम्मद घोरी के जैसे ही टर्किश इन्वेडर था और राजा भीमदेव के समय उसने आक्रमण करके सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा था और लूटा भी था और इसी टर्किश इन्वेडर का बदला वो मोहम्मद घोरी से लेना चाहती थी। लेकिन रानी नायकी देवी को मदद करने के लिए सिर्फ 2 राज्य ही तैयार हुए थे, एक था नडुला चहमाना और दूसरा था अरबुड़ा परमारा। ये बड़ी दुख की बात है कि जब परकीय लोग आक्रमण कर रहे थे तब भारत के सब राज्य एक साथ नहीं आए और इसी के कारण भारत के लोगों को ना जाने कितने अत्याचार और अन्याय सहन करने पड़े। रानी नायकी देवी को ये तो पता होता है कि उसके पास बहुत ही कम सैन्य है और मोहम्मद घोरी के पास एक बड़ी फौज है जो युद्ध में कौशल भी है, इसीलिए वो एक रणनीति बनाती है और इस रणनीति से उसके सैन्य को फायदा होता है। वो युद्ध के लिए अपना राज्य छोड़ के आगे आती है। रानी युद्ध के लिए एक ऐसी जगह चुनती है जहाँ पर्वतों के चढ़ उतारों के कारण मोहम्मद घोरी को युद्ध करना एकदम ही कठिन हो जाए और इस जगह का नाम था गडर घाटा और जिसे आज कहा जाता है माउंट अबू। ये एकदम ही नैरो जगह है।
ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के पहले मोहम्मद घोरी ने रानी नाइकी देवी को एक संदेश भेजा था, जिसमें यह लिखा था कि अगर रानी अपने आप को समर्पित कर देगी तो मोहम्मद घोरी रानी के राज्य पे आक्रमण नहीं करेगा। ये संदेश पढ़ने के बाद नाइकी देवी अकेले ही अपने बच्चे को लेके मोहम्मद घोरी के सैन्य के सामने आ जाती है। तो मोहम्मद घोरी को ये लगता है कि रानी ने अपने आप को समर्पित कर दिया और उसने हार मान ली है, और उसी समय पीछे से राजपूत सेना मोहम्मद घोरी के सैन्य पे आक्रमण कर लेती है। रानी नाइकी देवी अपने बच्चे को गोद में लेके सच में किसी देवी की तरह ये युद्ध लड़ी थी, और रानी नाइकी देवी के सामने जो भी आया उस हर इंसान को रानी नाइकी देवी ने मार गिराया था। राजपूतों के हाथियों ने मोहम्मद घोरी के सैन्य को कुचल दिया था और मोहम्मद घोरी ये युद्ध बड़ी बुरी तरीके से हार गया था। कुछ लोगों को अपने साथ लेके मोहम्मद घोरी युद्ध क्षेत्र से भाग गया था। हम भारतीय लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं कि हम हमारे दुश्मन को माफ कर देते हैं और उन्हें जिंदा छोड़ देते हैं, और मोहम्मद घोरी को ऐसे 2 जीवनदान मिले थे। एक जीवनदान मिला था रानी नाइकी देवी से और दूसरा जीवनदान मिला था पृथ्वीराज चौहान से। मोहम्मद घोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान पे पहली बार आक्रमण किया था तो मोहम्मद घोरी हार गया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे जिंदा छोड़ दिया था। फिर मोहम्मद घोरी ने आक्रमण किया दूसरी बार तो पृथ्वीराज चौहान हार गए। अगर नाइकी देवी या फिर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को पहली बार ही मार देते तो टर्किश इन्वेडर्स भारत पे कभी भी आक्रमण नहीं कर पाते। 1178 में रानी नाइकी देवी और मोहम्मद घोरी के बीच में यह जो युद्ध हुआ था इसे कहा जाता है बैटल ऑफ कयाद्रा, और इस युद्ध में मिले हार के बाद मोहम्मद घोरी ने वापस कभी रानी के राज्य की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की थी, और रानी नाइकी देवी ने सोमनाथ मंदिर पे होने वाले और एक हमले को और अपने राज्य को बचा लिया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। रानी नाइकी देवी के बारे में मुझे भी 2 हफ्तों पहले कोई जानकारी नहीं थी, और ना जाने ऐसी कितनी महान रानियां इतिहास के पन्नों के पीछे छिप गई है जिनके बारे में आज हमें कोई जानकारी नहीं। जैसे हम हमारे राजाओं को याद रखते हैं, क्यों हम इन रानियों को याद नहीं रख पाते? क्यों ये हमेशा इतिहास के पीछे ही छुपी रहती है? आप इसके बारे में क्या सोचते हो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्रणाम।